अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अब इस सीरीज़ से भरपूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे और आपको ये सीरीज़ पसंद भी आ रही होगी। अगर आप चाहते हैं इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो तो अभी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लें। आज की जो ओपिनियन है वो बेसिकली उसका टाइटल है हियर कम्स द रोलर्स और इसे लिखा है खुरम हुसैन ने। अब खुरम हुसैन जो है वो एक बिजनेस और इकोनॉमिक एनालिस्ट है और आपको ये जो ओपिनियन है इकोनॉमी के सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है, क्योंकि रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिससे हमारी इकोनॉमी में डॉलर्स का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब वो डॉलर्स का इन्फ्लो किस तरह ज़्यादा हुआ है, वो बेशक यूएस स्वैप लाइन से हो, इंटरनेशनल बैंक कंसोर्टियम से हो, ठीक है, या फिर हमारी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होने से हो, ठीक है, या फिर जो $3 बिलियन का जो हमें क्या कहते हैं सऊदी ने लोन दिया हो, या सऊदी के साथ हमने जो 6.7 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी कायम की है उससे हो, या फिर जो हमारी यूएस के जो टैरिफ है, ठीक है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ कम कर सकता है यूएस, उससे क्यों ना हो। इन सारी क्या कहते हैं एजेंसी से जो हमें डॉलर्स आ रहे हैं, बेशक वो बॉर्डर्ड ही क्यों ना हो, उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरह बेहतर हो सकती है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा और उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, उसे हम डिस्कस करेंगे। और किस तरह हमारे फॉरेन रिजर्व्स में फॉरेन लाइबिलिटीज़ कम हो रही है और फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसको उसने एक केस स्टडी के साथ लिंक किया है, हम मुशर्रफ के दौर के साथ, उसे भी हम इसे डिस्कस करेंगे। अब ये जो टॉपिक है वो बेसिकली आपको CSS PMS में जो पाकिस्तान अफेयर का इकोनॉमी का सेक्शन है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आपने अपनी फैक्ट बुक बनाई है तो आप इसे इकोनॉमी के सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं। और इकोनॉमी के सब सेक्शन में अगर आप इसको लिंक करना चाहें तो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेब्ट जो कम हो रहा है उसके साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट हम किस तरह इंप्रूव कर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशन है विद US गल्फ और ईरान, उसमें किस तरह ये हेल्प करेगा, उसे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पहला की पॉइंट जो इस ओपिनियन का है वो बेसिकली है स्वैप लाइन की रिक्वेस्ट, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर, आपने रिसेंट सुना होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जो रिसेंट ही क्या कहते हैं US के दौरे पर गए थे और वहाँ पे वो US ट्रेजरी सेक्रेटरी से मिले और 10 बिलियन स्वैप लाइन की $10 बिलियन की स्वैप लाइन की रिक्वेस्ट की है। और वो कहाँ से की है, एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड। अब एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड US का एक ऐसा फंड है जिससे वो फाइनेंशियल मार्केट्स को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग द क्राइसिस सिचुएशंस, ठीक है। अब उसी एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड में से पाकिस्तान ने 10 बिलियन की स्वैप लाइन रिक्वेस्ट की है, जिस तरह पिछले साल अक्टूबर में 20 बिलियन की स्वैप लाइन अर्जेंटीना को US ने दी थी। अब बेसिकली स्वैप लाइन क्या होता है, स्वैप लाइन एक ऐसा टेम्प्रोरी लोन होता है, ठीक है, जो US किसी भी कंट्री को देता है ताकि वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को इम्प्रूव कर सके, उससे कुछ फॉरेन रिजर्व्स बढ़ा सके और कुछ फॉरेन एक्सपोर्ट्स कर सके, ठीक है। अब ये जो स्वैप लाइन होती है ये टेम्प्रोरी होती है और ये आप किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ US की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड ही देता है, ठीक है। अब जैसे ही 20 बिलियन में से अर्जेंटीना ने 2.5 बिलियन की जो स्वैप लाइन है खर्च किए दिसंबर में, ठीक है, तो अब वो अब ये जो टेम्पररी लोन होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए होता है, इसे आप खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जैसे ही अर्जेंटीना ने 20 में से $2.5 बिलियन खर्च किए तो अब वो जो अर्जेंटीना है वो दोबारा US से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान के केस में ये स्वैप लाइन किस तरह डिफरेंट है और इसका लिंक जो हम चाइनीज़ से स्वैप लाइन ले रहे हैं, चाइनीज़ पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ले रहे हैं, उसका क्या लिंक है, हम इंशाल्लाह से आगे भी डिस्कस करेंगे। अब इंजीनियरिंग द रिजर्व, ये बड़ी अच्छी हमने एक मूव खेली है, हमारी जो काउंटिंग मैन्यूवर है एक अच्छा हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि अप्रैल में UAE ने हमसे 3.4 बिलियन रिजर्व्स की डिमांड की, जो उन्होंने हमारी फॉरेन रिजर्व में रिक्वायर हुए थे और हमने उन्हें वो पे कर दिए। अब जैसे ही हमने उन्हें 3.4 बिलियन रिजर्व्स पे किए तो हमारी फॉरेन लाइबिलिटीज़ कम होगी, यानी कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स था वो तो कम हुआ। अब इसको हम मिसाल के तौर पर समझते हैं कि जो हमारा 20 बिलियन, अगर मिसाल के तौर पर है 20 बिलियन डॉलर जो है हमारा क्या क्या है फॉरेन रिजर्व्स है। अब इसमें से 3.4 बिलियन जो है UAE ने वापस ले लिए, ठीक है। अब जैसे ही 3.4 बिलियन वापस लिए तो उससे हमारा क्या हुआ, फॉरेन रिजर्व्स कम हो गया, ठीक है। जो हमारा ग्रोस फॉरेन रिजर्व्स था, ठीक है, ये देखिए ग्रोस रिजर्व्स जो थे वो फॉल कर गए, लेकिन जो नेट रिजर्व्स थे वो बढ़ गए। अब नेट रिजर्व्स किस तरह बढ़े उसे हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो 3.4 बिलियन की लाइबिलिटी थी, जो कर्ज था, ये स्टेट बैंक पर था, ठीक है।
अब 3.4 बिलियन की को क्या कहते हैं कंपनसेट करने के लिए सऊदी ने हमें 3 बिलियन का लोन दे दिया, ठीक है। और वो लोन उसने किसे दिया? फाइनेंस मिनिस्ट्री को, ना कि स्टेट बैंक को। इससे हमारी मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में 3 बिलियन डॉलर्स तो आए, लेकिन वो किसके सर, स्टेट बैंक के सर पर नहीं आए, किसके सर पर आए? फाइनेंस मिनिस्ट्री के सर पर आए, ठीक है। जिससे हमारा नेट रिजर्व तो बढ़ गया, ठीक है, नेट रिजर्व फिर हमारा 20 बिलियन को टच कर गया, ठीक है, लेकिन जो ग्रोस रिजर्व्स हैं वो फेल कर गए, ठीक है। अब इससे नेट फॉरेन रिजर्व क्या होते हैं? जिसमें से हम फॉरेन एसेट में से फॉरेन लाइबिलिटीज को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे नेट फॉरेन रिजर्व्स बन जाते हैं। जैसे ही हमने अपने नेट फॉरेन एसेट में से फॉरेन लाइबिलिटीज को माइनस किया और उसकी जगह हमने 3 बिलियन डॉलर जो हमारी सऊदी ने हमें दिए, उससे हमारा जो नेट फॉरेन रिजर्व्स है वो बढ़ गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा? द सऊदी फंड वेंट टू फाइनेंस मिनिस्ट्री नॉट द स्टेट बैंक। जो सऊदी फंड मैंने आपको डिस्कस किया, किसके तरफ गया था? फाइनेंस मिनिस्ट्री की को लोन दिया था, ना कि उसने स्टेट बैंक को। जिससे लायबिलिटीज खत्म हुई, हमारी लायबिलिटीज थोड़ी सी कम हो गई और इससे हमारी जो है रिजर्व जो है वो भी बढ़ गए, ठीक है। जिसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो सऊदी फंड है वो उसने लोन फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया, ना कि स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक की जो 3.4 बिलियन की लायबिलिटीज थी वो हमने वापस कर दी, जिससे हमारे ग्रॉस रिजर्व्स फॉल हुए। लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए हमने सऊदी से 3 बिलियन के जो डॉलर्स लिए वो भी उसमें कंपनसेट हो गए, जिससे हमारे नेट रिजर्व्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब दूसरा जो तीसरा की पॉइंट है वो है रेट ड्रॉप इन लाइबिलिटीज़। अब हमारी जो कुछ पिछले 3-4 माह से हमारी जो फॉरेन लाइबिलिटीज़ है, जो फॉरेन कर्ज है, वो कम हुआ है। अब वो कैसे कम हुआ है हम उसको भी देखते हैं। 2 बिलियन जो हमने लाइबिलिटी पे की है मई में, और अप्रैल में 3.4 बिलियन, और जून में कुछ हमें कुछ लाइबिलिटीज़ जो हमने पे कर दी हैं, जो कर्ज पे कर दिया है, उसके बाद हमारे सिर्फ 2 महीनों में 8 बिलियन की गिरावट मिली है, हमें देखने को मिली है हमारे फॉरेन डेप्ट में, ठीक है। जिससे क्या हुआ? हमारी जो क्रेडिट वर्थीनेस है वो बढ़ गई है, ठीक है। लेंडर्स हम पर इत्मीनान कर सकता है और हमने आने वाले 12 महीनों में कोई इतना खास कर्ज नहीं पे करना, ठीक है। बाकी IMF को तो पे करना ही करना है, लेकिन बाकी जो फॉरेन जो प्री डिटरमाइंड आउटफ्लो होते हैं वो हमारे काफ़ी कम हो गए हैं, जिससे हमारी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई है, ठीक है। अब ये ऐसा लगता है कि ये जो हमने अपनी जो क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव की है, ये एक डेलिब्रेट इंजीनियर्ड स्टेप के ज़रिए की है, प्रोसेस से की है, यानी कि एक स्ट्रेटेजिक मूव के साथ हमने अपनी जो क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव की है। इसके साथ साथ हम एक ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको इस तरह समझते हैं कि जो कोई भी गवर्नमेंट है वो 2 तरीकों से कर्ज लेती है, ठीक है। या तो एक इंटरनेशनल कंट्री से लेंगी, ठीक है, या तो फिर वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें IMF वर्ल्ड बैंक आएगा उससे ले सकती है, ठीक है। या फिर वो अगर पाकिस्तान के केस में देखा जाए तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स पाकिस्तानी बैंक से भी कर्जा ले सकती है। अब जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कर्जा लेगी वो इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स होगा, ठीक है, जिसके बदले पाकिस्तान को अगर मिसाल के तौर पर 3 बिलियन का कर्ज चाहिए तो वो 3 बिलियन के बॉन्ड्स इशू कर देगा और वो जो बॉन्ड्स हैं वो पाकिस्तानी बैंक खरीद लेंगे। अब उस बॉन्ड्स के नतीजे में कुछ इंटरेस्ट पेमेंट होगी, जो भी जो शराइत स्टेट बैंक तय करेगा, उस बॉन्ड्स पर उतना ही इंटरेस्ट हर साल मिलता रहेगा। और एक मेच्योर जैसे ही वो लोन मेच्योर होगा, मेच्योरिटी को टच करेगा, तो मेच्योरिटी क्या होती है? बेसिकली वो डेट होती है जब गवर्नमेंट ने वो लोन वापस करना होता है, तो आपको वो कर्ज भी वापस आ जाएगा और आपकी इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा। अब यही सिनेरियो पाकिस्तान जो है वो एक कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल बैंक्स बना रहा है, जिसके तहत एक ग्लोबल मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रहा है। अब इसमें क्या होगा कि पाकिस्तान अपने जो बॉन्ड्स है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल कर सकेगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को सेल कर सकेगा, ठीक है। डायरेक्टली किसे सेल कर सकेगा? इंटरनेशनल इन्वेस्टर को। जिससे हमारा उसके साथ साथ जो एक एजेंसी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर एजेंसी का नाम है, जिस तरह IMF है, जो जिस तरह गैलप है, गैलप सर्वे है जो आपकी, या जिस तरह FATF है जो आपको रेटिंग्स देता है, तो इसी तरह स्टैंडर्ड एंड पुअर एक एजेंसी है जो आपकी जिसने हमें 9 सालों से बी नेगेटिव की रेटिंग दी हुई है। अब वो रेटिंग भी इम्प्रूव होके B पे आ गई है, जिससे इन्वेस्टर का, लेंडर्स का हम पर और एतमाद बढ़ गया और हम मार्केट से और भी ज़्यादा कर्ज उठा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम क्या है, री एंटर ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में दोबारा वापस आ गए हैं। इसके साथ साथ हमने एक सऊदी ऑयल फैसिलिटी कायम की है, ठीक है, जिसके तहत हम 6.7 बिलियन का
ऑयल खरीद सकते हैं सऊदी से 15 सालों में सिर्फ 1% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अब ये किस तरह हमारे लिए अहम है। अगर हम कमर्शियल इंटरनेशनल लोन्स की बात करें तो आपको 6 to 10% के लोन पर मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट पर मिलते हैं। लेकिन सऊदी ने हमें ये ऑयल फैसिलिटी की बात करें तो ऑयल फैसिलिटी को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑयल फैसिलिटी क्या होती है कि हम अगर हमें ऑयल की ज़रूरत है तो हम सऊदी से वो ऑयल परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम पेमेंट है वो पेमेंट हम साल बाद कर सकते हैं। ठीक है, 6.7 बिलियन का हम उनसे ऑयल खरीदेंगे और वो जो 6.5 बिलियन डॉलर्स हैं वो हम उन्हें आने वाले 15 सालों में पे करेंगे। ठीक है, आने वाले 15 सालों में पे करेंगे और इंटरेस्ट रेट होगा ऑलमोस्ट 1%। ठीक है, जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट से। ठीक है, अब ऑयल फैसिलिटी से लेट पाकिस्तान इंपोर्ट ऑयल नाउ एंड पे लेटर, यानी कि ऑयल जो है वो हम अभी इंपोर्ट कर सकते हैं, जो पेमेंट है वो हम बाद में भी कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड होगा, यानी कि जितने लॉन्गर टर्म में हमने पैसे वापस करने होंगे उतना ही हमारा जो स्मॉलर एनुअल पेमेंट्स हम कर सकेंगे। यानी कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी डिप्लीट नहीं होंगे और फॉरेन रिजर्व डिप्लीट ना होने के साथ साथ हमारे जो है हम ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। हम अपनी उसी डॉलर्स को पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल चेंजेस में लगा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ये भी रिपोर्ट्स कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एडिशनल सऊदी डिपॉजिट भी जो सऊदी डिपॉजिट है वो और यानी कि डॉलर्स पाकिस्तानी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो सऊदी को हमने कर्ज वापस करना है इस साल, उसमें भी उसको भी रोल ओवर करने की पेशन गोई यहाँ रूमर्स आ रहे हैं कि हम या तो उसे 1 साल की बजाय सऊदी उसे आने वाले 3-4 सालों के लिए रोल ओवर कर सकता है। यानी कि हम उसे 3-4 जो इस साल वापस करने हैं सऊदी का कर्ज वो हम 3-4 सालों में वापस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो मोर इन्फ्लोज इन द पाइपलाइन, ठीक है, कुछ ऐसे भी कुछ क्या कहते हैं पाइपलाइन में ऐसी भी बैक चैनल्स हैं जहाँ से हम जो है डॉलर्स को इनफ्लो बढ़ा सकते हैं। अब वो क्या है, ये जैसे यूएस जो टैरिफ है पाकिस्तानी एक्सपोर्ट, यानी कि जो यूएस का टैरिफ हमने जैसे ट्रम्प हुकूमत में आए तो उन्होंने हर कंट्रीज़ पर क्या कहते हैं टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। तो रिसेंट अगर जो सिनेरियो है पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई जो स्टेटस है पाकिस्तान का इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में, तो उससे हम पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पर जो यूएस टैरिफ्स है वो भी थोड़ा सा कम हो सकता है और उससे भी पाकिस्तान की मार्केट्स में डॉलर्स का इन्फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो जैसे मैंने पिछली स्लाइड पर डिस्कस किया कि जो सऊदी का इस साल जो लोन जो है मेच्योर हो रहा है, जो उसे हमने वापस करना है, उसे हम 12 मंथ की बजाय आने वाले 3-4 सालों के लिए भी रोल ओवर हो सकता है। तो इससे भी हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट नहीं होंगे। इसके साथ साथ ये दो बहुत अच्छी टर्म्स हैं, एक वार डिविडेंड और पीस डिविडेंड। यानी कि आजकल जो पाकिस्तान इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में जो अपना किरदार अदा कर रहा है तो उससे भी हम काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से ये सारे के सारे बेनिफिट्स सिर्फ और सिर्फ इसी एक वार डिविडेंड और पीस डिविडेंड का ही नतीजा है। ठीक है, अब पाकिस्तान की जो स्वैप लाइन विद चाइना है 2013 में, यानी कि 2013 से हम चाइना के पीपल बैंक ऑफ चाइना से भी एक स्वैप लाइन रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं और उसमें से हम जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उस स्वैप लाइन में से उस टेम्पोररी लोन से कुछ डॉलर्स खर्च भी कर लेते हैं। ठीक है, तो कहता है कि अर्जेंटीना के केस में क्या हुआ कि 20 बिलियन में से जैसे उन्होंने 2.5 बिलियन रिजर्व्स खर्च किए तो यूएस ने वो फॉरेन स्वैप लाइन जो है ख़त्म कर दी। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को स्वैप लाइन हैंडल करने का एक बहुत बड़ा तजर्बा है, ऑलमोस्ट आप कह लें 2013 से लेकर 2026 तक पाकिस्तान ने चाइनीज़ स्वैप लाइन को फ्रिक्वेंटली यूज़ किया और उसमें से जो डॉलर्स हैं खर्च भी किए हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए हम इसको एक अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं यूएस स्वैप लाइन को। ठीक है, अब ये जो पॉलिटिकल लॉजिक ऑफ बॉर्डर ग्रोथ है उसको हम बात करते हैं कि यानी कि जो हम बॉर्डर डॉलर से जो ग्रोथ कर रहे हैं उसकी पॉलिटिकल लॉजिक क्या है। ठीक है, द स्ट्रेटजी एम टू पंप ग्रोथ, यानी कि डॉलर्स का इन्फ्लो हमारी पाकिस्तानी मार्केट में बढ़ा, उससे क्या होगी, एक क्या कहते हैं ग्रोथ होगी, पंप होगी, ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये आनी चाहिए थी डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के ज़रिए, लेकिन वो हम कर नहीं रहे और डॉलर्स के इन्फ्लो से जो बॉर्डर डॉलर्स हैं उनसे हमारी जो ग्रोथ है क्या हो रही है, पंप हो रही है। जैसे ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, वैसे वैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमिक ग्रो करने के साथ जो कंज्यूमर्स हैं, जो पब्लिक है, वो ज़्यादा स्पेंड कर सकेगी।
ठीक है। और एट द एंड जो पब्लिक है, राइटर इस ओपिनियन अपने आर्टिकल में डिस्कस करते हैं कि एट द एंड सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक के एंड पे मैटर करता है वो उनकी कंज्यूमर स्पेंडिंग ही है, ठीक है। वो उनकी कितना वो खर्च कर सकते हैं वही मैटर करता है, हैप्पीनेस ही मैटर करती है, पॉलिटिकल अंडस्ट मैटर नहीं करता। इसी तरह मुशर्रफ इरा के बूम को डिस्कस करता है कि जिस तरह जैसे ही 9/11 का इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान का स्टैचर इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में बढ़ा और पाकिस्तान को बहुत सारी ग्रांट्स मिलनी स्टार्ट हो गई, पाकिस्तान को लोन्स मिलना स्टार्ट हो गए, पाकिस्तान की टैरिफ में रिडक्शन आई। तो उसके साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी में डॉलर्स बढ़े और उससे पाकिस्तान की ग्रोथ भी ज़्यादा हुई और मुशर्रफ की दौर में हमारी इकोनॉमी एक स्टेबल थी। लेकिन जैसे ही हम इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में इरेलेवेंट हुए, यानी कि 9/11 को कुछ वक्त गुजर गया, तो वही इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई, ठीक है। इसी तरह अब कहता है कि क्या ये जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है या नहीं, ठीक है। बढ़ता होता सच कॉशियस हिस्टोरिकली अनसस्टेनेबल एंड टेंड टू क्रैश। और राइटर का ये कहता है कि इस तरह की जो ग्रोथ है जो हम बोरो डॉलर से कर रहे हैं ये अनसस्टेनेबल है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती। हाँ, अगर कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सके तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक टर्निंग पॉइंट ये साबित होगा, ठीक है। अब रिस्क फॉर पाकिस्तान क्या है, यानी कि ये जो बोरो डॉलर्स हैं कुछ अपने साथ रिस्क भी लेके आ रहे हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हम जितने भी डॉलर्स हैं या तो यूएस से बोरो कर रहे हैं या सऊदी से बोरो कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरह यूएस ने 9/11 के बाद पाकिस्तान को कहा कि आपको कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मीट करने की ज़रूरत है, आप हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें साउथ एशियन रीजन में। तो तो इसी तरह हम एक टू डू मोर का प्रेशर फेस कर सकते हैं यूएस की तरफ से। इसी तरह हम सऊदी और यूएस जो कि ईरान के खिलाफ हैं, यूएस तो ईरान के क्या कहते हैं ओपनली खिलाफ है, ठीक है, इसराइली इंटरेस्ट को बैक करता है एज कम्पेयर टू अरब्स इंटरेस्ट। इसी तरह जो सऊदी है, सऊदी और ईरान की भी कुछ ना कुछ चपकलिश पाई जाती है, ठीक है। थोड़े से इंटरेस्ट का क्या कहते हैं मसला बना रहता है। तो पाकिस्तान क्या कहते हैं जो इनका जो पाकिस्तान की जो ईरान के साथ रिलेशन है वो स्टेक पर लग जाएगी जैसे ही यूएस और सऊदी इन डॉलर्स को यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान ईरान की रिलेशन ख़राब करने में, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल वीकनेसेस आ रहे हैं, यानी कि हम अपनी जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं जिसमें लो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वीक टैक्स कलेक्शन है, लिमिटेड एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस, यानी कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मार्केट के कंपैरिजन में उसे बेहतर नहीं बना रहे, ना हम अपनी जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स बेस है उसे भी नहीं बढ़ा रहे, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो भी बहुत कम है। तो इन स्ट्रक्चरल चेंजेस को इम्प्रूव करने के बजाय हम अपने एक बोरो डॉलर्स की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारे लिए एक क्या कहते हैं फैटल साबित हो सकता है, और ये हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा रिस्क दे सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या कहता है डोमेस्टिकली शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक रिलीफ, ये जो बोरो डॉलर से जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगा इससे पब्लिक का मूड तो शिफ्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुशर्रफ के अगर पीरियड को बात करें तो उस लॉन्गर पीरियड में ये हमारे लिए नुकसानदा साबित होगा। अब अगर आप इस पर कुछ लिखना चाहें और कोई पैराग्राफ लिखना चाहें तो आप इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और उस पर आप बाद में अपनी क्या कहते हैं इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। अगर हम वोकेबलरी की बात करें तो पहला जो वर्ड है वो है प्रोक्योर्ड, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को ऑब्टेन और एक्वायर्ड करना, ठीक है, विदाउट एनी केयर और एफर्ट, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक्वायर्ड, ऑब्टेन और सिक्योर्ड, और एंटोनिम्स की बात की जाए तो लॉस्ट, रिलिंक्विश्ड और फोर्टिफाइड, ठीक है। इसके साथ साथ कंसोर्टियम की बात करें तो एक ऐसा कंपनी का या बैंक का जब एक साथ आते हैं, ठीक है, किसी एक क्या कहते हैं खास पर्पस के लिए, तो उसे हम कहते हैं कंसोर्टियम। और पाकिस्तान के केस में इस ओपिनियन के केस में कॉन्टेक्स्ट में जो पाकिस्तान एक बैंक को कंसोर्टियम बना रहा है जिसके ज़रिए वो जीटीएम को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिससे वो अपने बॉन्ड्स हैं उसको क्या करता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बेच सकता है। तो कंसोर्टियम की मिसाल ये है। सिनोनिम्स की बात करें तो अलायंस, कोलिशन और सिंडिकेट, और एंटोनिम्स की बात करें तो इंडिविजुअल, सेपरेशन और डिसोल्यूशन।
अगले वर्ड्स की बात करें तो है नेसेयर। नेसेयर क्या होता है? अ पर्सन हु हैबिचुअली एक्सप्रेस नेगेटिव और पेसिमिस्टिक व्यूज, जिसे हम कहते हैं ना कि ये जो बंदा है ना ये मायूसी का शिकार रहता है, ठीक है, ये तो नशे ही डालता है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे नेसेयर इंग्लिश में। अगर निमोनिक्स की बात, सिनोनिम्स की बात करें तो सिनिक, पेसिमिस्टिक और स्केप्टिक। और एंटोनिम्स की बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक, इंथुजियास्ट और स्पॉटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप इसको अपने फैक्ट बुक में लाजमी शामिल करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।